जुनून इश्क, किस्त नंबर 12। रियाज आकिब कोहलर। तीसरे दिन उसे मुजीब की कॉल रसीओ हुई। बेटी, आपके हुक्म की तमील कर दी है। अंकल, गुनाहगार तो ना करें। मैं आपको हुक्म दे सकती हूँ भला। बेटियों वालिद या चचा ही को काम बताती हैं और ये हुक्म नहीं बेटियों का हक होता है। मजाक कर रहा था बेटी। मैंने कभी सिद्रा और तुम में फर्क नहीं किया है। वो जानती थी कि सिद्रा मुजीब की इकलौती बेटी का नाम है। अच्छा अंकल, मुझे एड्रेस समझा दें, मैं वहीं आकर जायजा लेना चाहती हूँ। और मुजीब ने इसे दुकान का एड्रेस समझा दिया। ठीक है अंकल, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊं नुनगुन्नागी। राब्ता मुनक़ते करके उसने सास को कहा, अम्मी, मैंने अंकल से दानियाल की दुकान की बाबत बात की थी। आज दुकान का काम मुकम्मल हो गया है, मैं वहीं जा रही हूँ। दानियाल को ये बात नहीं बताना। अस्र के वक्त तीनों वहीं चलेंगे। बेटी, पहले भी तुम्हारे एहसान कम नहीं, ही मजीद जेर बार ना करो। मसकान खफगी से बोली। बेटी भी कहती हैं और इन गैरों की तरह शक्र ये भी अदा करती हैं। अल्लाह तुम्हें सिखी रखे, नेक और फरमान बरदार औलाद दे, शौहर की मोहब्बत और तवज्जो हमेशा तुम्हें हासिल रहे। आयशा खुलूस दिल से उसे दुआएं देने लगी। मसकान घर से निकलकर सदर बाजार की तरफ बढ़ गई। मतलूबा दुकान ढूंढने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। अंकल मुजीब इसका मुंतजिर था। काफी वसी वाओ अरीज दुकान थी। मुजीब ने उसे बहुत अच्छी तरह डेकोरेट कराया था। दुकान की पेशानी पर दाओ दाल जनरल सटूर का नाम चमक रहा था। बाप का नाम पढ़कर मसकान की आंखें नम हो गई थीं। वो गलोगीर लहजे में बोली, अंकल, बहुत प्यारा नाम रखा है सटूर का। हम बेटी, वो बेवफा भूल तो नहीं सकता ना। इतने लंबे सफर पर अकेला निकल गया। हालांकि अहद व पैमान उसने हमेशा साथ निभाने का किया था। अंकल, पापा याद आते हैं आपको? नहीं, मुजीब ने नफी में सर हिलाया। याद वो आते हैं जो कभी भूले हूँ। तुम्हारे पापा ना सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, बल्कि बहुत बड़े मुहसिन भी थे। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी मेहरबानी व के तुफैल हूँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिजनेसमैन के रूप में वली अल्लाह थे। हाँ अंकल, पापा वाकई बहुत अच्छे थे। उसी लिए तो इतनी जल्दी इस बेवफा दुनिया को छोड़कर हकीकी घर लौट गए। बाप के तज़किरे पर इसकी आंखें अश्कबार हो गई थीं। मुजीब इसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, बेटी रोती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारा बाप, रोना तो मुझे चाहिए जिसका सरपरस्त चला गया। इसकी आंखों में भी नमी झुलकने लगी थी। वो दोनों थोड़ी देर सोगवार बैठे रहे। फिर इस खामोशी को मसकान ने तोड़ा। अंकल, कोई ऐसा ईमानदार मुलाजिम मिल जाएगा जो इस कारोबार से वाकिफियत रखता हो? क्यों नहीं बेटी, एक छोड़ 10 मुलाजिम मिल जाएंगे। नहीं अंकल, एक ही काफी है, जो दुकान का काम संभालने के साथ मालिक को भी इस काम से वाकिफियत दिला सके। मसकान जानती थी कि दानियाल तिजारत की अबजद से भी वाकिफ नहीं था। कोई ईमानदार और होशियार मुलाजिम ही सही तरीके दुकान संभाल सकता था। ठीक है बेटी, कल मतलूबा आदमी यहाँ पहुँच जाएगा। और अब मुझे इजाज़त दो और खुद अच्छी तरह दुकान का जायजा ले लो, कोई चीज़ कम हो तो फ़ोन करके बता देना। मैं भी चलती हूँ अंकल। और कमी बेशी बाद में पूरी होती रहेगी। दुकान लॉक करके मुजीब ने चाबी इसके हवाले की और अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। मसकान भी घर लौट आई। दानी साहब, अब उठ भी जाएं। ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसने दानियाल को आवाज़ दी। वो अंगड़ाई लेता हुआ बोला, बड़ी दूर से आवाज़ें दी जा रही हैं मशी। वो मुस्कुराई। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक मार के पीता है और सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। कल आपको करीब आके ही जगाया था ना मिसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद, लेकिन आपसे हर कसम की उम्मीद रखी जा सकती है। दानियाल की नियत में रहते रहते वो भी इसकी तरह बातें करने लगी थी। वो खुद को दिल से हमाद का समझती, लेकिन अजीब बात यह थी कि दानियाल का साथ उसे अजीब कस्म का सुकून बख्शता था जिसकी तवज्जो से वो खुद कासिर थी। अगर करीब नहीं आना तो फिर जगाने का मतलब। वो सीधा होकर बैठ गया। मसकान ने पीछे मुड़कर कमरे के दरवाजे के खिला होने का इत्मीनान कर लिया, क्योंकि दानियाल से कोई बैद नहीं था। वो छलांग लगाकर भी उसे जकड़ सकता था और इस वक्त इसके हाथ आने का मतलब उसे अच्छी तरह मालूम था। मतलब ये है जनाब, कि अब रोजगार की सोचो। यूं कब तक बिस्तर पर पड़े अनड़ते रहोगे? तने दे रही हो? इसने बज़ाहिर संजीदा लहजे में पूछा। आपको शक है? मसकान तुर्की ब तुर्की बोली। और वो कहा लगा के हंस पड़ा। मशी की बची, ये ना सोचना कि तुम कमरे से निकलकर जान बचा लोगी, मैं अम्मी जान से नहीं डरता। ये गीदड़ भकीम किसी और को देना। मसकान ने आंखें निकाली। अच्छा ठीक है सुरूर हयात,
कल से ये खादिम फैक्ट्री जाना शुरू कर देगा। अब खुश। 1000 दफा कहा है फैक्ट्री को भूल जाओ। और अब उठो, कहीं जाना है। कहूँ ये पता चल जाएगा। 10 मिनट बाद अगर तैयार ना हुए तो क्या कर लोगी? तकिया सर के नीचे रखकर दोबारा लटके हुए उसने उसे छुड़ा। तू ये कि आज से मैं अम्मी जान के साथ सोया करूंगी। वो छलांग लगाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हो गया तैयार जी, हो गया तैयार, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और मस्कान हंसती हुई बाहर निकल गई। कभी कभी वो सोचती, काश ये मिजाज और ये आदतें हमाद की होती। वो भी इसका ऐसा ही दीदा होता कि जरा सी जुदाई की धमकी पर तरफ उठता, इसकी बड़ी से बड़ी खता खले दिल से मुआफ कर देता। गलती मस्कान की होती और माफी वो मांगता, इसकी सालन से लुथड़ी उंगलियों को चाटना सादत समझता। वो जिस हाल में होती इसकी सूरत को पसंद करता, इसका पसंदीदा मशगला मस्कान के चेहरे का दीदार होता। इसके हाथ से खाना खाता, इसका झूठा पीने पर जिद करता और वो सब कुछ करता जो दानियाल करता है। अम्मी जान, तैयार हो जाएं, जाना है कहीं। कहाँ जाना है बेटी? आयशा उस वक्त तिलावत कर रही थी। मस्कान की बात सुनकर कुरानी मजीद को बंद करके उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। बताया तो था आपको, तुमने तो असर के वक्त जाने की बात की थी। आयशा को इस बात भूली नहीं थी। नहीं भी चलेंगे और आज दोपहर का खाना भी होटल में खाएंगे। अब आप उठ जाएं। अच्छा बेटी। वो कुरान मजीद के गर्द गिलाफ लपेटने लगी। इसके तैयार होने तक दानियाल भी तैयार हो गया था। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठे दुकान की जानिब रवाना थे। ड्राइविंग की जिम्मेदारी मस्कान ने संभाली थी। दुकान के सामने कार रोककर वो नीचे उतरी। बेटा भी इसकी देखा देखी नीचे आ गए थे। मस्कान ने दुकान की चाबी दानियाल के हवाले करते हुए कहा, ताला खोलकर शटर उठाओ। दानियाल ने कोई सवाल किए बगैर ताला खोलकर शटर उठा दिया। शटर के पीछे मुजीब ने मजबूत शीशे का दरवाजा लगवाया था। अम्मी, अब आप आगे आएं। मस्कान ने आयशा को दावत दी। ये दरवाजा आप खोलकर अपने बाबरकत कदम अंदर रखें। आयशा ने आगे बढ़कर दरवाजा धकेला और धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। दुकान की चमक देखकर इसकी आंखें खीरा हो रही थीं। दानियाल और मस्कान भी इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुए। ये दुकान दानियाल साहब की है। मस्कान ने शौक मुस्कुराहट से उसका फिक्रा मुकम्मल किया। मगर में फर्क जज्बात से वो अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर सका। वो इसकी बात पर ध्यान दे बगैर आयशा को मुखातिब हुई। अम्मी जान, कैसी लगी बेटे की दुकान? आयशा उसे अपने साथ लपटाते हुए बोली। बेटी, मैं नहीं जानती मुझ गुनहगार की कौन सी अदा इस पाक परवरदिगार को पसंद आई कि तुम्हारे जैसी बहू अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिख दी। वो हंसते हुए बोली, बस करें अम्मी जान, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हैं मुझे। नहीं बेटी, ये सच है। आयशा ने इसका माथा चूम लिया। दानियाल साहब, आप खड़े किया देख रहे हैं? इधर अपनी जगह संभालें, बेटी ने खरीदारी करनी है। दानियाल झिझकते हुए शोकीस के पीछे हो गया। मस्कान ने अगला हुक्म दिया, अब हमसे पूछें क्या खरीदना है। दानियाल मुस्कुराया। मुहतरमा, जो औरत खरीदारी के लिए जाती है, दुकानदार इससे यूं पूछता है कि बाजी क्या लेना है, तो किया आपसे भी में। वो खसीनी मुस्कुराहट से बोली, बड़े बेशर्म हो। चले अम्मी, हम खुद पसंद करती हैं। आयशा के साथ मिल मस्कान ने अपनी और इसकी ज़रूरत की चंद चीज़ें पसंद की और दानियाल के सामने ढेर करते हुए बोली, जनाब, ये बिल बना दें। मुहतरमा, आप पहली गाहक हैं, इस वजह से आपके साथ खुसूसी रियायत की जाएगी। बिल तो ज्यादा बन रहा है, बस आप 1 लाख दे दें। गजब खुदा का दानी। मस्कान चलाई। 1 लाख? अगर यही रेट रहा इस दुकान का तो लोगों ने दुकान के अंदर आना तो किया सामने से गुजरना भी छोड़ देना है। दानियाल इत्मीनान से बोला, मस अदाई करनी है तो ठीक है, वरना आप अगली दुकान पर तशरीफ ले जा सकती हैं। किया कहने। मस्कान ने मुंह बनाते हुए परस से चेक बुक निकाली और सचमुच 1 लाख का चेक साइन करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। दानियाल ने चेक वसूल करके मंदरजात पर निगाहें दौड़ाईं। वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था मगर हदीसों को तो अच्छी तरह जानता था। 1 लाख का अदद देखकर उसे खासी हैरत हुई थी। ये चेक असल तो है ना? मैं आपे को फ्रॉड लगती हूँ। मस्कान ने आंखें निकाली। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता समझी, और ये गुस्सा अपने खावनद को दिखाना। दानी, अगर यही बर्ताव रहा तो इस दुकान का पहला और आखिरी गाहक में ही होंगी। आयशा ने कहा, अच्छा बेटा, अब ये चेक मेरी बेटी को वापस करो, ये बिल इसका शौहर ही आकर अदा करेगा। ये ली मुहतरमा। दानियाल ने उसकी तरफ चेक बढ़ाया। नहीं। मस्कान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा,
अब आप अपनी पहली कमाई से हमें खाना खिलाएंगे और शाम को अपनी बीवी यानी माँ बदौलत को शॉपिंग भी कराएंगे। ये कहकर वो आयशा को बोली, चलें अम्मी, बड़ी सख्त भूख लगी है। दानियाल चेक जेब में डालकर उनके हमराह हो लिया। मसकान एक अमीर लड़की है, इस बात का अंदाजा उसे पहले दिन से हो गया था, मगर वो इस कदर अमीर है ये दानियाल के वहम व गुमान में भी ना था। इसके लिए इतनी कीमती दुकान की खरीदारी और फिर 1 लाख का चेक इस बेपरवाही से काटा जैसे चंद रुपए किसी को दे रही हो। आखिर वो कौन थी? और दानियाल में ऐसी क्या बात थी कि इसने उसे शादी के लिए चुना था? सारे मामले में कोई गड़बड़ जरूर थी, मगर उसका दिमाग इस गड़बड़ को जांचने में नाकाम रहा था। मसकान की तबीयत का तजाद उसे शरदिन से अचनभे में डाले हुए था। कार में बैठते हुए उसने दाऊदाल जनरल स्टोर पढ़कर मसकान से पूछा, मशी, ये तुम्हारे वालिद मुहतरम का नाम है ना? आपको कैसे पता? इसे हैरानी हुई थी। जी, निकाह के वक्त मैंने मसकान बिन्त दाऊदाल ही को कबूल किया था। इसकी बात ने मसकान के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। अगर दुकान का ये नाम पसंद नहीं तो अपनी पसंद का नाम भी रख सकते हो। इसने खले दिल से उसे इजाजत देते हुए कहा, नहीं, ये बहुत प्यारा नाम है और इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का नाम भी दाऊद ही रखूंगा। मसकान ने सोचा, हाँ, इसे मोहब्बत कहते हैं कि महबूब से जुड़ी हर चीज प्यारी लगे। मतलूबा बैंक के सामने कार रोककर उसने दानियाल को कहा, आप चेक कैश करा लें। दानियाल सर हिलाता हुआ नीचे उतर गया। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल गुजरा कि ये चेक कहीं नकली ना हो, मगर फिर उसे अपनी सोच पर हंसी आ गई। मसकान कभी भी इसकी सबकी गवारा नहीं कर सकती थी। इसके लिए लाखों की दुकान खरीदने वाली के लिए 1 लाख की क्या हैसियत थी। इसके अंदाजे के मुताबिक चेक आसानी से कैश हो गया था। थोड़ी देर बाद वो एक बेहतरीन होटल के फैमिली कैबिन में बैठे लंच कर रहे थे। मसकान ने दानियाल को मजदूर से एक कारोबारी आदमी बना दिया था। निचले तबके से उठाकर मुतवस्सित तबके में लाने का था। पैदल चलने वाले को गाड़ी का मालिक बना दिया था। इसकी ईमा पर वो मैट्रिक की किताबें भी खरीद लाया था। रात के वक्त वो बाकायदगी से 2-3 घंटे मसकान से सबक पढ़ता। दुकान पर भी किताबें इसके पास होती। मुजीब साहब ने अधेड़ उम्र के एक बेहतरीन आदमी को उसे तरबियत देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुकर्रम खान एक काबिल एतिमाद भरोसे वाला आदमी और अपने काम का माहिर था। दानियाल बहुत तेजी से कारोबारी गिर सीख रहा था। जल्द ही दानियाल के अंदर के मजदूर ने एक पर एतिमाद कारोबारी शख्स की जून बदल ली। 2-3 हफ्तों के अंदर ही उसने दुकान में पड़े सामान में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया था। सब कुछ सीखने के बाद भी दानियाल मुकर्रम खान की इज्जत में कोई दकीका फरू गुजाश्त ना करता। लगता ही नहीं था कि वो दुकान का मालिक और मुकर्रम खान मुलाजिम है। इसके इखलाक ने मुकर्रम खान को इसका गरूयदा बना लिया था। वो शक्ल का काला अंदर से कितना अच्छा और अखरा था, इसका अंदाज़ा मुकर्रम खान को चंद दिनों ही में हो गया था। दुकान पर बहुत ज्यादा मसरूफियत के बावजूद दानियाल दिन का खाना अपनी मशी के हाथों ही से खाता। इसने कई दफ़ा दबे लफ्ज़ों में उसे खाना साथ ले जाने की तलकीन की थी, मगर ऐसी कोई भी बात दानियाल को बिल्कुल मंजूर नहीं थी जिससे मसकान से ज़रा भी दूरी का एहसास पैदा होता। हद तो ये थी कि वो बाकायदगी से हर घंटे 1.5 घंटे बाद 2-3 मिनट मोबाइल फ़ोन पर भी बात कर लेता। दिन के 12:30 बजे वो दुकान मुकर्रम खान की सवाबदी पर छोड़कर घर का रुख करता। दोपहर का खाना खाने तक नमाज का वक्त हो जाता। नमाज की अदाई के बाद 2-2:30 बजे के करीब वापस आ जाता। इसकी वापसी के बाद मुकर्रम खान नमाज और खाने की ब्रेक करता। उनकी शादी को 1.5 माह हो गया था। दोपहर का खाना बनाते हुए मसकान को दानियाल की कॉल मौसूल हुई। जी मुहतरम, घंटा पूरा हो गया है। कॉल रसीव करते हुए मसकान ने तंजिया लहजे में पूछा, मशी, ये तुम्हारे लिए घंटा होगा? मुझे तो साल बराबर 1 मिनट लगता है। अब खुद अंदाजा कर लो, शौहर गरीब 60 साल बाद भी अपनी जान से प्यारी शरीक हयात से बात ना करे। फजूल बातों का मुकाबला हो तो ट्रॉफी आपसे कोई नहीं ले जा सकता। वो बरजस्ता बोला, आप भी नहीं ले जा सकती। हाँ, मैं किस खेत की मूली हूँ? गाजर मूली तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता ये पता है कि तुम बीवी हो। और इससे पहले कि दानियाल की बात मुकम्मल होती उसे जोर से अबकाई आई और वो जल्दी से किचन में बने वाश बेसन पर झुक गई। उसके साथ ही इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके जहन में गूंजा, अलविदा दानी। दानियाल से जुदाई की घड़ी सर पर आ गई थी। कली करके उसने दोबारा मोबाइल फोन कान से लगाया। वो एक तसलसल से हेलो हेलो कर रहा था। वो जल्दी से बोली, जी। इसने शिकवा किया, कहाँ चली गई थी?
कहीं नहीं, यहीं हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना, अब घर आकर बात हो सकेगी। दानियाल हमेशा यूं बात करता जैसे 1 घंटा बहुत तवील अरसा हो। हर बार राब्ता मुनक़ते करते हुए वो इसको अपना ख्याल रखने की तलक़ीन ज़रूर करता। इससे राब्ता मुनक़ते करके वो उसे छोड़ने का मंसूबा सोचने लगी। यूं एकदम तलाक का मुतालबा अजीब सा लगता था। फिर इसके सालन पकाने और रोटियां बनाने तक दानियाल आ गया। मिसी, किया हवा। इसकी उतरी सूरत देखकर वो एक लम्हे में जान गया था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो गड़बड़ा गई। कुछ तो है। इसने खाने की ट्रे एक तरफ करते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। मसकान ना चाहते हुए भी इसके इशारे पर खींची चली गई। अगले लम्हे वो इसकी फराख छाती पर सर रखकर ससक पड़ी। मिसी, मेरी जान, क्या बात है? दानियाल घबरा गया था, मगर वो खामोशी से आंसू बहाती रही। कुछ पता भी चले गुड़िया, आखिर की बात है, क्या अम्मी जान ने कुछ कहा है? नहीं, मसकान ने आंसू साफ करते हुए आहिस्ता से कहा। फिर, दानी, कोई बात नहीं है, बस यूं ही कभी कभी दिल भर आता है। मुझे खुद भी समझ नहीं आती। मसकान झूठ नहीं बोलती थी, मगर उस वक्त उसे झूठ ही में आफियत नजर आई। दानियाल बेड से टेक लगाकर उसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरने लगा। मसकान ने अलहदा होने की कोशिश नहीं की थी। इसे अजीब तरह का सुकून महसूस हो रहा था। फिर इसे पता ही ना चला कि कब उसे नींद आ गई। आंख खुलने पर उसे दानियाल उसी हैत में बैठा नजर आया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। दीवार पर टंगी घड़ी उसे 5 बजे का ऐलान करती नजर आई। खाना ठंडा हो गया था। वो खिफ़्फ़त से बोली, इतनी देर गुजर गई, कितनी देर? दानियाल ने चौंककर घड़ी की सिमत निगाह दौड़ाई। ओह, तुम्हारी कसम, मुझे पता ही ना चला। मैं तो बस यही दुआ मांग रहा था कि वक्त ठहर जाए और मेरी मिसी यूं ही मेरे सीने से लिपटी रहे। दानी, पहले भी आपने कई दफ़ा मेरी कसम खाई है। इस तरह कसम खाना गुनाह होता है। बस अल्लाह पाक की कसम खाया करो और किसी की नहीं। ठीक है मिलानी जी, अच्छा मैं खाना गरम करके लाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, तुम्हारे करब ने मेरी भूख प्यास खत्म कर दी है। वो दुखी हो गई। हम दानी, ये मोहब्बत भी अजीब रोग है, करब की खुशी भी भूख उड़ा देती है और हिज्र का दिख भी खाना पीना छुड़ा देता है। दानियाल खौफजदा लहजे में बोला। मिशी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने हैरानी से पूछा। किस चीज से? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। मैं ये बर्तन छोड़ आव नून गुन्ना। इसने ट्रे उठाकर किचन का रुख किया। वो शायद जादूगिर था कि इसकी हर बात बगैर इसके बताए जान लेता था। अब भी मसकान के रवैये से उसने अंदाजा लगा लिया था कि कोई खास बात जरूर है। मसकान कोई ऐसी तजवीज़ सोचने लगी जिससे वो दानियाल से झगड़ा शुरू कर सके। वो रात उसने दानियाल के साथ इस वारफ्तगी से गुजारी कि इसके सारे अंदेशे धुल गए थे। सुबह वो हंसी खुशी काम पर रवाना हो गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो भी घर से निकल आई। आयशा खातून कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। इसने सास से पूछने की भी जहमत भी गवारा नहीं की थी। वो घर से निकलकर थोड़ी दूर ही आई थी कि दानियाल की कॉल आने लगी। वो लाजमन दुकान पर पहुंचने की इत्तिला देना चाह रहा था, मगर उसने नंबर बिजी करके मोबाइल ऑफ कर दिया। वो जानती थी कि इसकी ये हरकत उसे परेशान कर देगी और वो बगैर ताखिर के घर पहुंचेगा। लेकिन ऐसा इसने जानबूझकर किया था। झगड़ा शुरू करने और क़त्ल ताल्लुक़ के लिए कोई बहाना तो उसे भी चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो एक महंगी और मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में मौजूद थी। वहाँ रश न होने के बराबर था। 9 बजे लेडी डॉक्टर पहुंची और 10 बजे मसकान का नंबर आ गया। आधे घंटे बाद वो इस खुशखबरी के साथ रुखसत हो रही थी कि वो मां बनने वाली है। वो वापस रवाना हुई। घर पहुंचते ही अपने अंदाजे के मुताबिक उसे दानियाल सहन में टहलता मिला। आयशा खातून भी बरामदे में परेशान सी बैठी थी। जैसे ही वो कार गैराज में रोककर बाहर निकली, दानियाल बेताबी से आगे बढ़ा। मशी, कहाँ गई थी और मोबाइल क्यों बंद कर दिया था? वो इसकी बात का जवाब दे बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। वो इसके पीछे अंदर चला आया। मशी, किया हवा, खैर तो है? तुम इस तरह अम्मी जान को बताए बगैर कहाँ गई थी? वो उसकी तरफ मुड़ी। तो किया मेरा घर से बाहर जाना भी मना है, या मैं इस घर में कैदी हूँ और तुम्हारी मुँह मुझ पर दारोगा मुकर्रर है? इसका तल्ख लहजा और नश्तर अल्फाज सुनकर दानियाल के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। मीम, मम, मैंने ऐसा कब कहा है मशी? मी तो, रहने दी। मसकान ने मजीद जहर अगला। मेरे कॉल काटने पर तुम घबरा कर घर भागे आए और थोड़ी देर घर से बाहर रहने पर इन तफ्तीश शुरू कर दी गोया मैं फाहशा हूँ।
हमेशा आप कहने वाली तुम के लफ्ज से मुखातिब थी। दानियल दोनों हाथों से सर थामते हुए कर रहा। मी ने कब कहा ऐसा? मी तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मसकान की जहर फशानी जारी रही। हर लफ्ज मुंह से नहीं निकाला जाता। कुछ बातें बिन कहे पता चल जाती हैं। मशी, प्लीज मुझे बताओ असल बात क्या है? दानियल ने उसके बाजू से पकड़ना चाहा। छोड़ो मुझे। मसकान ने एक झटके से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। उसी वक्त आयशा अंदर दाखिल हुई और दानियल को पीछे खींचते हुए बोली, दानी, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद बात करती हूँ बेटी से। दानियल को कहकर वो मसकान को मुखातिब हुई। बेटी क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? और इस मर्तबा मसकान ने बदतमीजी की इंतहा कर दी। आंटी, आप छोड़ी, ये हमारा जाती मामला है। आंटी, आयशा के चेहरे पर तारीकी छा गई थी। मांझी कहने वाली के मुंह से आंटी सुनकर इसका दिमाग माओफेसा हो गया था। वो खामोशी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। मिस्टर दानियाल, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। कल तक मुझे तलाक के कागज भिजवा देना, वरना मुझे अदालत से रुजू करना पड़ेगा। मशी, होश में तो हो? दानियाल ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, पर वो ये नहीं जानता था कि हकीकी खफगी का इलाज तो मौजूद है, लेकिन बनावटी और खुद साख्ता नाराज़ी किसी तदबीर से ख़त्म नहीं हो सकती। इसका हाथ झटकते हुए मसकान ने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वो सुन होकर रह गया था। इसके बदन से गोया जान निकल गई थी। इससे पहले कि वो नीचे गिरता उसने दरवाजे को थाम लिया, जबकि मसकान अपने थप्पड़ का रद्दअमल देखे बगैर वहां से निकलती चली गई। मसकान के नाजुक और मुलायम हाथ उसे फूल की तरह लगते थे। वो मजाक मजाक में इस पर घूंसों की बारिश कर देती और उसे यूं महसूस होता जैसे दौलठा पर गुलाब की पत्तियां बरसाई जाती हैं। लेकिन आज इसके मुलायम हाथ के थप्पड़ ने दानियल के बदन से सांस निकाल दी थी। और ये कमाल थप्पड़ का नहीं, इस नफरत का था जो इस थप्पड़ के पस पुश्तकार फरमा थी। जाने कितनी देर वो बेहिस्वाओ हरकत दरवाजे से टेक लगाए खड़ा रहा। ये सब उसे एक भयानक ख्वाब लग रहा था। इसके अंदर इतनी हिम्मत मफकूद थी कि वो अपने चटकी ही काट के ख्वाब ना होने का यकीन कर सकता। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो जल्द लौट आए। पागल दिल ने उसे बहलाया। मैंने भी तो गलती की है, इस तरह बदतमीजी से इससे बाज परस करने लगा। आखिर मोबाइल फोन बंद करना इसकी मजबूरी भी तो हो सकती थी। दिल ने सारा कसूर अपने सर ले लिया। अगर वो बदतमीज या बद दिमाग होती तो पहले दिन से उसका रवैया ऐसा होता। वो तो मेरी अम्मी को मुँह कहती, घर के सारे काम अपने हाथों से करती, मुझे आराम पहुंचाने में कोई दकीका फरू गुजाश्त ना करती। ज़रूर उसे कोई मसला है, और उस वक्त वो ज़हनी तौर पर हाजिर नहीं थी। दिल की तरफदारी जारी रही। फिर इसे याद आया कि गुज़श्ता कल वो बहुत परेशान थी और इसके कई बार पूछने पर भी इसने कुछ नहीं बताया था। लेकिन इसके साथ इसके ज़हन में गुजरी रात की परछाइयां लहराएं, कितनी पुरजोश थी और कैसे अपनी वफा का इजहार करते हुए चाहती निछावर कर रही थी। वो ज़रूर लौटेगी, उसके वजदान ने पुकारा। मगर इसके साथ एक भयानक ख्याल ने उसे लर्जा दिया, कब लौटेगी? और कयास के लूटने तक जिंदा रह पाओ नागा। अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए वो बिस्तर तक लाया। मुकद्दर एक बार फिर इसके साथ मजाक कर गया था। बीवी मिलके छन गई थी। और ये फ़कत बीवी ही नहीं, इसके सपनों की तबीर थी। वो ख्यालों में इससे गिले शिकवे करने लगा। मिसी, तुम ऐसी तो ना थी। अपने शौहर पर हाथ उठाना तुमने कहाँ से सीखा? और अम्मी ने कोई इल्ज़ाम तो नहीं दिया था? परेशान हो गया था कि तुम्हें कोई हादिसा पेश ना आ गया हो। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, उससे पहले भी मैं तुम्हारे लिए परेशान होता रहा हूँ। और अगर पूछ ही लिया था तो ये इतना बड़ा कसूर तो नहीं था। बुरा लगा था तो कह देती। मैं कभी ना पूछता। इससे पहले कब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया है? मशी, खुदारा लौट आओ। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, नामुकम्मल हूँ। मशी, आ जाओ, अपनी हर बात मनवा लो। मेरा कोई कसूर तो बतलाओ। अगर फ़कत पूछना ही मेरा कसूर है तो ये इतना बड़ा कसूर तो नहीं है कि मुआफ़ ना किया जा सके। और फिर वो आंसू रोकने की हिम्मत खो बैठा। नमकीन पानी एक तसलसल से तकिए में जज्ब होने लगा। यूं ही लेटे आंसू बहाते जाने कितना वक्त बीत गया। सेकंड, साल और घंटे सदियों बन गए थे। अचानक इसके कानों में अजान की मुक़द्दस आवाज़ आई। मिसी, किया नमाज के लिए जगाने भी नहीं आगी। देखो, तुम ना आए तो मैं नहीं जाऊँ नूनगुन्नागा मस्जिद। खफा होती हो तो होती रहो। खुद ही अहद तोड़ा है तुमने। याद है कहा था कि मैं अगर नमाज पाबंदी से पढ़ता रहा तो तुम खफा नहीं होगी। बताओ, कब छोड़ी है नमाज? नहीं, ना छोड़ी।
तो फिर तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? दानी साहब, उठ जाएं, अजान हो गई है। इसके दिमाग में अपनी मशी की आवाज गूंजी। इसने झट आंखें खोल कर देखा। मशी, सामने आवना, कहीं छप गई। मिशी, मशी, वो बाआवाज बुलंद उसे पुकारने लगा। उसी वक्त आयशा इसके कमरे में दाखिल हुई। इसकी सुर्ख होती आंखें इसके रोने की गवाही दे रही थीं। बेटा, वो चली गई है, किसे आवाजें दे रहो हो? नहीं मां, अभी उसने मुझे आवाज दी है। कसम से अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं कहीं छपी है। वो हमारे दिलों में छपी है मेरे लाल। आयशा बेटे का सर सीने से लगाकर बे आवाज रोने लगी। अम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं आता? पगले, वो यहाँ रहने के लिए थोड़ी आई थी। वो तो बस अल्लाह पाक ने हमारी हालत सुधारने के लिए भेजी थी। तुम्हें मजदूर से ताजिर बनाने के लिए भेजी थी। जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, वो चली गई। अब इसे भूल जाओ बेटा। जाने वाले इस तरह नहीं लूटा करते। मां जी, वो आपसे भी तो बदतमीजी से पेश आई है। वो जरूर माफी मांगने आई होगी। आप एक दफा घर में देख तो नहीं, तंग कर रही हमें। पता है ना, कितनी शरारतें करती है, छोटी बच्ची बन जाती है। आयशा ससकी। बेटा, वो ऐसी नहीं थी कि किसी बड़े से बदतमीजी से पेश आती या शौहर से जबान दराजी करती। पगले, वो हमें छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। और उसी वजह से उसने ऐसा रवैया अपनाया ताकि हम इससे नफरत कर सकें। पर वो हमें छोड़ना क्यों चाहती थी? पता नहीं मेरे लाल, ये तो मेरे रब को या फिर खुद उसे मालूम होगा। अगर छोड़ना ही था तो आई क्यों थी? बताया तो है, हमें गुर्बत की भट्टी से निकालने के लिए। गुर्बत की भट्टी से निकालने के, यादों के आलाओं में डालने। किसी की नेकी का यूं मजाक नहीं उड़ाते बेटा। ये कैसी नेकी है अलिफ मां? चंद टिके देकर हमेशा का रोग मुकद्दर में लिख गई। कैसा रोग पत्थर, ऐसा नहीं कहते। अब तुम्हारे पास दौलत है, कार है, खूबसूरत घर है, अब तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। एक छोड़ दो शादियों कर लेना। मान जी, मुझे अपनी मशी चाहिए। अगर उसके बदले 100 लड़कियां भी मिलती हैं तो मुझे कबूल नहीं। अच्छा उठो, नमाज पढ़ो, अपने अल्लाह से मांगो, इस जात से जिसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। और दानियाल सर हिलाते हुए बात रूम की तरफ बढ़ गया। जारी है।